सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस क्लिप से करना चाहूँगी। पहले क्लिप देखिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो स्टीयरिंग कमेटी है, आज उसका बाज़ाब्ता इजलास हुआ। स्टीयरिंग कमेटी ने आज ये भी फैसला किया कि 11 अक्टूबर को कोयटा के मकाम पर एक अजीम शान आल पार्टीज़ जो है वो जलसा होगा। इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत और वो ऐसा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, वो पाकिस्तान की सियासत का एक नई तारीख रकम करेगा और ये फिर जलसों का एक तवातर होगा, एक सीरीज़ होगी जलसों की जो कि तमाम सूबों में होगी। और इसलिए होगी कि PDM ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार। जी तो नाजरीन, क्लिप आपने देखा। इस क्लिप में मौजूद तमाम अफराद का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने ना कभी भूख देखी, ना गुर्बत, ना इन्हें यह मालूम है कि बेरोज़गारी आखिर होती क्या है, ना इन्हें गर्मी के मौसम में गर्मी का एहसास होता है, न सर्दी के मौसम में सर्दी का एहसास होता है। काम करने के लिए इनके इर्द गिर्द नौकर चाकर मौजूद होते हैं, सफ़र करने के लिए महंगी से महंगी गाड़ी मौजूद होती है, खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा इनके टेबल पे मौजूद होती है, इनके बच्चों के मुस्तकबिल महफूज, छुट्टियाँ ये पाकिस्तान से बाहर जाके गुजारते हैं। ये जो चंद अफराद का टोला था, इनमें तकरीबन हर शख्स की मलकियत में एक से ज़ायद घर होंगे, वो भी आलीशान घर, और इनकी जायदादें भी बहुत ज़्यादा होंगी। इनमें से किसी एक को भी वो मसला दरपेश नहीं होगा, मैं पूरे यकीन से कहती हूँ, एक को भी वो मसला दरपेश नहीं होगा जो पाकिस्तान का एक आम शहरी फेस करता है रोज़ की बुनियाद पर। ये जितने लोग खड़े हैं, जमहूरियत का भाषण दे रहे हैं खड़े होकर, ये वो अफराद हैं जो एक से ज़ायद बार हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, एक से ज़ायद बार हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, यानी हुकूमत कर चुके हैं। इनमें कोई पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, कोई इनमें पाकिस्तान का बड़े लेवल का कोई वफाकी वज़ीर, कोई इनमें एक वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदा रख चुका होगा। और हैरानी की बात यह है कि इन लोगों में एक शख्सियत वो भी शामिल हैं जिनके कायदे मोहतरम ना कभी कायदे आज़म के मज़ार पर गए, ना उन्होंने अपने किसी एक जलसे में कायदे आज़म की जिद्दोजहद की बात की हो, ना उन्होंने अपनी किसी तकरीर में पाकिस्तान को जिन्ना का पाकिस्तान बनाने की बात की हो, ना उन्होंने अपने किसी एक खिताब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बावकार शख्सियत, उनकी सियासी बसीरत, कायदे आज़म की दूरअंदेशी, कायदे आज़म की सही और बेहतरीन फ़ैसलों का जिक्र किया हो। अमीरों का एक गिरोह, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी महफिल में पाकिस्तान को बनाने वाले का जिक्र करना भी मुनासिब ना समझे। ये वो इत्तेहाद है जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जाता है और ये वो गिरोह कह लें, वो टोला जो एक बार फिर निकला है पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को बचाने, पाकिस्तान के एक आम शहरी को उसके हकूक़ दिलवाने, पाकिस्तान को बनाने वाले का जिक्र ना करने वाले पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। आपको ये बात समझ आती है नाज़रीन? पाकिस्तान की सियासी शराफिया पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का अमीर तबका पाकिस्तान में गरीबों के मसाइल पर बात कर रहे हैं और इसे जमहूरियत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्या वजह? क्यों आज ये लोग फिर सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं? क्यों एक बार फिर ये तमाम अफराद इस मुल्क के अवाम के ज़बरदस्ती के तर्जुमान बन गए हैं? कोई तो वजह होगी ना, बग़ैर वजह के तो ये भी नहीं निकलेंगे। इतने बेवकूफ़ तो ये लोग नहीं हैं। ये चाहते क्या हैं? इनका मकसद क्या है? ज़रा सोचिए। इनके इरादे क्या हैं? इनकी नीयत क्या है? और क्या, अब बड़ा सवाल क्या, जो इनके दिमाग में चल रहा है वो हो जाएगा, यानी कामयाब हो जाएंगे? ये भी वाज़ेह हो जाएगा। ये ज़रा क्लिप देखिए। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा, इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज़ इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। ये मूवमेंट, ये तहरीक जो है, ये
पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक सिर्फ सुनहरा कदम ही नहीं बल्कि एक हकीकी सियासी तब्दीली यहाँ से इंशाल्लाह रूनुमा हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये ऐलान बता रहा है, ये ऐलान ही बता रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है आखिर खड़ी कहाँ पर है और अगर कामयाब होगी तो कितनी कामयाब हो सकती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की एक बड़ी जमात, 30 साल पंजाब पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, यानी 3 डेकेड्स, मजाक नहीं होता। पंजाब को मुस्लिम लीग नून का बाकायदा गढ़ समझा जाता था। आज भी मुस्लिम लीग नून के वोटर्स पंजाब में मौजूद हैं। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी जमात पिछले 13 सालों से पीपल्स पार्टी बगैर किसी की शिरकत के, बिला शिरकत गैर, सिंध पर हुकूमत कर रही है। और दीगर सियासी जमातें जो इन 2 बड़ी सियासी जमातों के साथ हैं उनका मैंडेट इतना नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पहला जलसा करने जा रही है, ज़रा सोचिए नाज़रीन, कोयटा में क्यों? क्या पंजाब में नहीं किया जा सकता था? क्या सिंध में नहीं किया जा सकता था? कोयटा में क्यों? कोयटा में इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इनके पास सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के तालिब इल्मों के और कुछ है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस बार भी नामूस रसालत के नाम पर, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपने मदरसे के जो तलबा हैं, मदरसों के तलबा इकट्ठे करेंगे। इसलिए ये तमाम जो सियासी जमातें हैं ये अपना पहला जलसा कोयटा में करेंगी ताकि तासुर जा सके कि इन तमाम सियासी जमातों की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ये तहरीक हरगिज़ सियासी नहीं होगी, या कह लें कि ये सिर्फ सियासी तहरीक नहीं होगी, बज़ाहिर ये सियासी ही होगी, लेकिन इसमें मज़हब को भी और रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को भी इस्तेमाल किया जाने का वाज़ेह इम्कान है। मेरे अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। पाकिस्तान में एक बार फिर आप समझ लें कि माहौल ऐसा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी साजिश की जा रही, कोशिश भी नहीं साजिश की जा रही कि मुल्क में एक सियासी इंतशार फैलने का खदशा हो चुका है। फ़ौज को सियासत से दूर रहने का मशवरा देने वाले असल में चाहते क्या हैं? असल में चाहते हैं कि फ़ौज करे, फ़ौज मुदाखलत करे, ये चाहते हैं अंदर से, क्योंकि जब माहौल शदीद ख़राब हो जाएगा या कह लें कि जब हालात काबू से बाहर हो जाएंगे तो फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ेगी। फ़ौज रियासत को इन लोगों के मुफादात की भींट चढ़ने नहीं दे सकती, क्योंकि ये अफराद इस वक्त सिर्फ इंतशार पैदा करने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं, या इनके पास आप ये समझिए कि जो मैंडेट नहीं है ना, ये बात इनको खाए चले जा रही है। ना इनके पास सियासी ताकत है, ये बात भी इनको हज़म नहीं हो रही, ना इनके पास कोई विज़न है, ये बात तो अवाम भी जानती है। इनके पास है एक मौलाना फजलुर रहमान बस, और मौलाना फजलुर रहमान के पास है मदरसे के बच्चे। ये है कहानी। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं ये देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब ये एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रहने के ख्वाहिशमंद हैं। आज़ाद शहरी आखिर होता कैसे, या आज़ाद शहरी किसे कहा जाता है, मोहतरम शहरी किसे कहा जाता है? मेरे सवाल हैं। एक मौलाना जो दीन के नाम पर सियासत करता है, मज़हब के नाम पर सियासत करता है, पिछली 2 हुकूमतों में उनका इत्तेहादी रहता है, उनकी कोई गलत बात इस मौलाना को दिखाई नहीं देती, ना कोई गलत बात सुनाई देती है, जिनका ये इत्तेहादी रहता है ये मौलाना साहब एक विफाकी वज़ीर के बराबर ये मौलाना साहब ओहदा रखते हैं, तमाम मुराद हासिल करते हैं, मकबूजा कश्मीर के नाम पर करोड़ों के इजलास बुलाते हैं और नतीजा हर इजलास का 0 निकलता है, क्योंकि नीयत नहीं ना होती, नीयत हो तो नतीजा भी निकले। और जब मौलाना के हाथ से मिनिस्टर इनक्लेव निकलता है, चला जाता है, ओहदा छिन जाता है, मुराद वापस ले ली जाती हैं, तो वही ये जो मौलाना है फिर रियासत के खिलाफ हो जाते हैं। कौन सी जमहूरी रियासत में ऐसा होता है? आज मैं पूछती हूँ, ये तो जमहूरी ये करते हैं, कौन सी जमहूरी रियासत में ऐसा होता है जैसा ये करते चले आए? इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक आम आदमी खलीफा वक्त से भी हिसाब ले सकता था, ऐसा ही है ना? ये मौलाना हिसाब देने को तैयार नहीं है, कहने को ये मौलाना है, लेकिन ये हिसाब करने की धमकियां लगा रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं, इसको तड़ियां कहते हैं जो कर रहे हैं। ये आज़ाद शहरी है, ये गुंडागर्दी है, ये धमकियां हैं, ये तड़ियां हैं, ये रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश है, साजिश है, साजिश। ये किसे कह रहे थे कि सीधे हो जाओ? किसे कह रहे थे? ये किसे कह रहे थे कि जो हाल अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का हुआ यहां वही हाल तुम्हारा होगा? ये तुम्हारा कौन है? किसे कह रहे हैं? ये किस को मुखातिब कर रहे हैं?
मौलाना साहब एक बात ज़रा याद रख लें आप, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों का हशर वो होगा जो एक गद्दार का होता है, और होना भी चाहिए। रियासती इदारों को धमकियां देने से, तड़ियां लगाने से ना आपकी दाल गलने वाली है और ना ही आपकी सियासत चलने वाली है। ये जो मदरसों का मजहब कार्ड का आखिरी ऑप्शन आपके पास रह चुका है, इस पर ना सिर्फ आप बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इन्हिसार करके बैठे हैं। याद रखिएगा मेरे अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। रियासत को सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये लोग अपने एहतजाज को, अपनी तहरीक को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मुल्क को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये मासूम कौम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमेशा इन्होंने यही तो किया। अपने मुफाद के लिए मुल्क को इस्तेमाल किया, अपने मुफाद के लिए कौम को इस्तेमाल किया। ये लोग मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस्लाम के नाम पर मुल्क में खाना जंगी का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश नहीं है, ये साजिश है, साजिश। ये रियासत को, रियासती इदारों को खुली धमकियां दे रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं। क्यों भाई? कौन है आप? गुंडे हैं आप? इसलिए कि इनको दहाइयों तक को पूछने वाला नहीं था। ये अपनी मर्जी के मालिक थे, इन्होंने अपनी मर्जी के कानून बनाए, इन्होंने अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक कानून तोड़ भी दिए, कोई पूछने वाला नहीं। ये किसी इदारे को खातिर में नहीं लाते, ये अपने आप को हर इदारे से ऊपर समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान क्यों क़यादत मांग रहे हैं अपोजिशन की? इसलिए क्योंकि पूरी अपोजिशन मौलाना की इसी मजहब के नाम पर इंतशार की पॉलिसी पर टिकी हुई है। अपोजिशन की सियासत, अपोजिशन का मैंडेट अब मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के तलबा हैं। ये जो इस्लाम के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले अफराद हैं, सबसे पहले तो इनको पकड़ना होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल ऐसे करेंगे ये? अपनी फ़ौज को धमकियां दे रहे हैं बाकायदा। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो अलग रियासतें हैं। मौलाना साहब, आप पाकिस्तान में खड़े हैं, अफगानिस्तान में नहीं खड़े हुए आप। बेशक आपके इत्तेहादी, आपके साथ खाना खाने वालों की वफादारियां हम मानते हैं, समझते हैं कि अफगानिस्तान से हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए, रियासत के अंदर रियासत बनाने का सोचिएगा भी नहीं, सोचिएगा भी मत। आपको ढील ज़रूर मिली है कि आप सुधर जाएं, लेकिन डील के बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी रियासती इदारा आपकी ब्लैकमेलिंग और दोगलेपन में नहीं आने वाला। ये आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। लेकिन ढिठाई, जब इंसान ढिठाई की मिराज पे पहुंच जाता है ना, फिर यही सब कुछ करता है जो ये कर रहे हैं। अंदर से सब जानते हैं कि क्या मेरी वैल्यू है, क्या मेरी वर्थ है, और ख़त्म भी आपने खुद की है। ये ऑपोजिशन जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जा रहा है, ये बेसिकली है क्या नाजरीन? ये क्या चाहती है? आप सबने सोचा होगा ना, जब आपने नाम सुना ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पता नहीं क्या ये मूवमेंट है, क्या तहरीक, ये क्या चाहती है? इसकी नीयत क्या है? इसकी नीयत बेसिकली क्या, मैं आपको बताती हूँ। नैब का खात्मा, 5 साल से पहले जितने मुकदमात थे उनमें एनआरओ, वरना मुल्क में इंतशार फैला दिया जाएगा। और ये जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, ये तहरीक किस निज़ाम को, किन लोगों को बचाने के लिए की जा रही है? कौन सी जमहूरियत जिसको बचाना इन अफराद के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है? ये ज़रा साइड स्क्रीन पे भी देखिएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब की नज़र में, ज़रा सुनते जाइएगा, महमूद खान अचकज़ई साहब की नज़र में जमहूरियत का नाम उनका भाई, यानी उनके बाद अगर किसी को वजारत मिले, किसी को हुकूमत में हिस्सा मिले, तो वो महमूद खान अचकज़ई के ख़ानदान का होना चाहिए। पहली शर्त है, शायद आखिरी भी, पहली और आखिरी शर्त। खाते पाकिस्तान का है और गाते ये अफ़गानिस्तान का है। अच्छा, इसके बाद असमंद यारवली साहब, उनकी नज़र में भी जमहूरियत तभी बहाल होगी जब वो और उनके बाद उनका बेटा किसी वज़ीर के ओहदे पर फायज़ होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, शरीयत के पैकर, इस्लाम के ठेकेदार, जमहूरियत के सबसे बड़े वेलविशर, खैर ख्वाह, इनके लिए भी जमहूरियत का नाम अपना ख़ानदान है।
पहले मकबूजा कश्मीर की जो कमेटी है उस पर कब्ज़ा करके बैठे रहे और मरात तनख्वाह इंजॉय करते रहे, किया कुछ भी नहीं। और इसके बाद इनके जानशीन, इनके साहिबजादे, और उसके बाद इनके इत्तेहादी जो अपोजिशन लीडर जो इस वक्त जेल में है, वो भी जमहूरियत को आज़ाद करवाने निकले हैं, क्योंकि उनकी नज़र में जमहूरियत का नाम हमजा शहबाज है, वो भी जेल में है। जब वो जेल से निकल जाएंगे तो जमहूरियत भी आज़ाद हो जाएगी और जमहूरियत बहाल भी हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब की नज़र में वोट को इज़्ज़त तभी मिलेगी जब हमजा शहबाज को वो पंजाब का वज़ीर आला देखेंगे। सिंध पर 12 साल से ज़ायद हो गए हुकूमत करते हुए इन लोगों को। विफाक पर भी ये मोहतरम हुकूमत कर चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक सदर रह चुके हैं। जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियाँ गिनवाते नहीं थकते ये आए रोज़। इनकी जमहूरियत का नाम क्या है? एक लफ्ज़, एक नाम, बिलावल जरदारी साहब। और इसके बाद सबसे मोहतरम, क्या कहते हैं, दिलों के वज़ीर आज़म, सबसे प्यारे मियाँ नवाज शरीफ साहब। बीमार मगर तंदुरुस्त, करप्ट मगर ईमानदार, कर्जा चढ़ाने वाले मगर मुल्क को तरक्की दिलाने वाले, सरकारी इदारे तबाह करने वाले मगर अपनी कंपनियां बेहतरीन अंदाज से चलाने वाले, मुल्क की स्टील मिल्स तबाह करने वाले मगर अपनी स्टील मिल्स को कामयाब बनाने वाले। इनके लिए जमहूरियत की बहाली का मतलब है मरियम नवाज साहिबा, सिर्फ मरियम नवाज साहिबा। खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए, फिर जमहूरियत जिंदाबाद। मरियम नवाज अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए, खुदा ना खास्ता, जमहूरियत जिंदाबाद। जब नवाज शरीफ साहब के तमाम मुकदमात बंद हो जाएंगे, जब शरीफ फैमिली को तमाम मुकदमात में क्लीन चिट मिल जाएगी, तो फिर सब बेहतरीन है। ये है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी ये। और अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो आवाम को मैं पहले से ही इनकी बनने वाली हुकूमती काबीना के नाम भी बता दूँ। अब ज़रा सुनते जाइएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन होंगे, ज़रा सोचिए, चलें पहले आप बताएं कौन होंगे, फिर मैं बताती हूँ। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिर्फ एक नाम, मरियम नवाज साहब, और कोई कंपटीशन में नहीं होगा दूर दूर तक। सदर पाकिस्तान बिलावल जरदारी साहब, मकबूजा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे मौलाना असदुर रहमान, और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, फैमिली से कोई भी हो सकता है। और फिर वजारतें बांटी जाएंगी दीगर अफराद में, यानी रिश्तेदारों में, दोस्त और अहबाब में। ये है इनकी असलियत, ये है इनके इरादे, ये है इनकी नीयत, ये है इनकी जमहूरियत, ये है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। क्योंकि इनके पास बताने को कुछ है ही नहीं, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं, इनके पास करने को कुछ नहीं है। इमरान खान के पास ताकत है, शोहरत है, मैंडेट है, इख्तियार है। ऑपोजिशन के पास क्या है? ऑपोजिशन के पास है एक अदद मौलाना फजल रहमान साहब, और मौलाना के कंधों ने पूरी ऑपोजिशन उनके मुकदमात का बोझ उठाया हुआ है। अब देखना है कि मौलाना के कंधे कब तक ये बोझ बर्दाश्त करते हैं और रियासत कब तक फजल रहमान को बर्दाश्त करती है, यानी मौलाना फजल रहमान को रियासत कब तक ढील देती है। शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने का नाम नहीं ले रहे। वैसे वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका सब कुछ पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। मरियम सफदर साहिबा जो मशहूर ना अवामी खिदमत करने की वजह से हुई, ना ही कोई फलाही काम करने की वजह से हुई, ना ही उनके मशहूर होने की वजह को मुल्क के लिए कोई बड़े कारनामे हैं कि उन्होंने कौम के लिए कुछ अच्छा कर दिया और लोग उनको दुआएं देते नहीं थकते, कि दुआएं दे रहे हैं बार बार कि मरियम बीबी जिंदा सलामत रहें, आप बहुत खुश रहें, आपने हमारे बच्चों के लिए कर दिया, उनके मुस्तकबिल के लिए कर दिया। नहीं, ऐसी कोई वजह शोहरत नहीं है। मरियम सफदर साहिबा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क और कौम का नाम रोशन हो, कोई ऐसा काम नहीं किया मुल्क का या कौम का नाम रोशन करने वाला। मरियम सफदर साहिबा के मशहूर होने की वजह उनके अजीबो गरीब से बयानात हैं जो कभी भी दे देती हैं, और वही बयानात मरियम सफदर के बाऊजी के लिए भी नुकसानदेह साबित हुए। हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया अपने चचा से मुतालिक, आप सबने सुना होगा, ज़रा दोबारा सुनिए। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे
और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए। मरियम सफदर साहिबा का बयान ये बताता है कि शरीफ फैमिली में कितनी दूरी हैं, कितने इख्तलाफात, अब कितना भी कहते हैं कि कोई दूरी नहीं है, बहुत दूरी हैं, नज़र आती हैं, सुनाई देती हैं, आपकी बातों में दिखाई देती हैं, कितने ज़्यादा फासले हैं। क्योंकि भतीजी को यही नहीं मालूम कि चचा के वालिद, जो कि उनके वालिद के भी वालिद हैं ना, सिर्फ चचा के वालिद नहीं हैं, इनके वालिद के भी वालिद हैं, वो क्या करते थे, क्योंकि चचा तो कुछ और ही फरमा रहे थे। ज़रा चचा का क्लिप भी देखिए। शहबाज शरीफ साहब के वालिद गरीब किसान थे, यानी मरियम साहिबा के जो चचा है ना शहबाज शरीफ साहब, इनके वालिद गरीब किसान थे, लेकिन मरियम नवाज़ के जो चचा के वालिद थे ना वो बहुत अमीर कबीर थे। बाकी अल्लाह ही जानता है, और क्या कहूँ, हम जैसे कम अक्लों की क्या मजाल कि हम मरियम सफदर साहिबा के बयानात को समझ सकें। उसके लिए बहुत अकल चाहिए, तो शायद मेरे पास तो नहीं। लेकिन आवाम को ये समझ आ रहा है, ये ज़रूर समझ आ रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अव्वलीन चीज़ ये होती है कि उसके हुक्मरान और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मुल्क और कौम के साथ सच्चे हों और बहुत ईमानदार हों। अवाम और हुकूमत की जानिब से जिस ताकत और पैसे का इख्तियार उन्हें दिया जाए उसे सही जगह के साथ, एक तो सही जगह, दूसरा दयानत के साथ इस्तेमाल करें और अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जब आपको बता रही हूँ, ये जो हम चाहते हैं कि हो, ये कब हो सकता है, कब मुमकिन हो सकता है? ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब ऊपर से कोई नज़र रखने वाला हो और कोई हिसाब किताब लेने वाला हो। इसीलिए हमारे मुल्क में एक इदारा बनाया गया जिसे हम सब नैब के नाम से जानते हैं, नैब। लेकिन इस इदारे से हम देखते हैं कि अक्सर सियासतदान और जितने भी लोग पकड़े जाने वाले हैं, उन अफराद को, जितने लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें अक्सर शिकायत रहती है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कुछ लोगों की जानिब से कि ये जो इदारा है ये सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले आपको याद होगा कि अक्सर ये कहते थे कि पावर मिलने सबसे पहले एहतसाब के अमल में तेज़ी लाएंगे, लूटी हुई दौलत है उसे वापस लेकर आएंगे हर हाल में। वो क्या कुछ कहते थे, ये ज़रा याद कीजिए, देखिए। अच्छा, वो तमाम बातें हैं जो खान साहब करते चले आए हैं, लेकिन बात होती अमल की, कि बातें तो सब कर लेते हैं, अमली तौर पे आपने क्या किया? अमल के लिहाज से अब तक पाकिस्तान में मुल्क से लूटी गई रकम वापस लाना अब तक सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है। अब इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक शिकायती बयान दिया है, ज़रा वो भी सुनिए। Quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers. And sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to... जी, खान साहब का ये शिकायती बयान आपने सुना, और एक नैब की परफॉर्मेंस पे जो हालिया कारकर्दगी परफॉर्मेंस, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा रिपोर्ट भी देखिएगा। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की नैब की ये जो हालिया कारकर्दगी उस पर रिपोर्ट थी। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, नैब की परफॉर्मेंस की जब बात होती है तो ख़ासतौर पर आपकी पार्टी का जब मौक़िफ़ सुना जाता है, आप जैसे सीनियर सियासतदान जब बात करते हैं तो आप लोग अक्सर गिले शिकवे करते दिखाई देते हैं, शिकायत करते दिखाई देते हैं या सवालात उठाते हुए दिखाई देते हैं। आखिर असल मसला है क्या नैब से आप लोगों का? आप लोग क्यों मुतमईन नहीं है नैब की कारकर्दगी से? जी देखिए, नैब इस वक्त खुल्लम खुल्ला इस हुकूमत का आलाकार बन चुका है और एपीसी के कामयाब इनेकाद के बाद हम देख रहे हैं कि नैब ने अपोजिशन रहनुमाओं को बुलाने में सरगर्मी शुरू कर दी है और शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन की गिरफ्तारी इसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। ना सिर्फ ये अपोजिशन को रोकना चाहते हैं बल्कि अब जबकि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और तमाम सियासी जमातों ने उसमें हिस्सा लेना है, इस मौके पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल रिगिंग है।
अच्छा, यानी एहसन इकबाल साहब, यानी आपकी बात से हम ये कंक्लूड करें कि आप ये कहना चाहते हैं कि नैब ऑपोजिशन को जानबूझकर टारगेट करता है, यानी ऑपोजिशन का कोई कसूर नहीं होता, उनको टारगेट किया जाता है, यानी नैब की जो कारकर्दगी है, कार्रवाई का तरीका है, वो गैर जानिबदाराना नहीं है या बराबरी की बुनियाद पर सलूक नहीं किया जाता सबके साथ? 2 साल हो गए हैं, नैब एक केस भी ऑपोजिशन के किसी लीडर के खिलाफ साबित नहीं कर सका। ये सिर्फ उस काले कानून का सहारा लेकर लोगों को हरासा करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करके सियासी मैदान से बाहर करते हैं और हुकूमत के लिए रिलीफ पैदा करते हैं और सियासतदानों की किरदार कुशी करते हैं। इसके अलावा 2 सालों में नैब कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका क्योंकि ये तमाम केस झूठे हैं और सुप्रीम कोर्ट तफसील के साथ अपने फैसले में लिख चुकी है। अभी हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान साहब के केस में वजाहत के साथ लिखा है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को हरासा करता है और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब ये बात पूरी की है कि एहतसाब के नाम पे ये हुकूमत अपनी नाकामियों को अपनी महंगाई और बेरोजगारी की पॉलिसियों से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इन हथकंडों से ये हुकूमत ज्यादा देर तक गुजारा नहीं कर सकती। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, मैं जो एक्सपेक्ट करी थी आपका जवाब वैसा ही था कि आप भी अब बार बार यही कहना चाह रहे हैं, जैसा कि आपकी पार्टी के बाकी सीनियर जो रहनुमा है उनकी जानिब से मौक़िफ़ आता है कि नैब जो है वो टारगेट कर रहा है सियासतदानों को, कुछ सियासतदानों को जानबूझकर, जिसका नैब न्याजी गठजोड़ की आप लोग बातें करते हैं। आपने अभी भी वही बात की। चले ये बता दें, इल्ज़ाम तराशी तो किसी बात का हल नहीं होती। आप कुछ चीज़ बता दें, कोई तजवीज़ बता दें, कोई सोल्यूशन बता दें कि आपके जहन में क्या है। वैसे भी आप काफ़ी अपने ज़हीन होने की उससे बड़ी शोहरत रखते हैं कि नैब को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है आपके मुताबिक, जिसमें किसी भी शख्स के पास नैब पर उंगली उठाने का जवाज ना हो, आप समेत कोई भी उंगली ना उठा सके। देखिए, नैब को बनाने के लिए जरूरी है कि इत्तफाक राय से कानून साजी की जाए। कोई भी एहतसाब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इंतकामी एहतसाब के खिलाफ हैं जिस एहतसाब का रुख सिर्फ अपोजिशन की तरफ हो और हुकूमत की छतरी में जितने बड़े बड़े शुगर माफिया, आटा माफिया, तेल माफिया, ड्रग्स माफिया, BRT, मालम जब्बा और तमाम स्कैंडल्स जो हैं वो अनअटेंडेड हों और हुकूमत के काबीना में बैठे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए से इस कौम का सरमाया लूटा हो, लेकिन उनकी तरफ जब कोई नजर उठा के ना देखे तो इसका साफ मकसद है कि ये एहतसाब यकतरफा है, इंतकामी है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डायरेक्टर नैब सिंध रह चुके हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब अभी मौजूद थे मेरे साथ, उनका यही कहना था कि नैब ऑपोजिशन को जानबूझकर टारगेट करता है और उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। ब्रिगेड साहब, यानी ऑपोजिशन के मुताबिक नैब गैर जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं करता है, किसी को ढील दे रखी है और किसी के गिर्द जानबूझकर घेरा तंग किया हुआ है। नैब की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन के जो इल्जामात हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं आपके मुताबिक? देखिए, बात ये है कि नैब बिल्कुल इम्पार्शियल अदारा है। वो इस वक्त केस टू केस पे कर रहा है। इशू ये होता है कि नैब उस वक्त किसी को अरेस्ट करता है जब उसके बाद एक्शनेबल एविडेंस हो जाती है। ये नैब के जो केसेस हैं PMLN के, ये बहुत पहले से चल रहे हैं, इवन ये नवाज शरीफ के वक्त से चल रहे हैं। अब वो तकरीबन कंक्लूडिंग स्टेट पर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये समझते हैं कि PTA के लोगों को नहीं करे तो PTA के केसेस भी स्टार्ट हुए हैं। इट विल टेक सम टाइम, जब उसको वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उनकी डिटेल आ जाएंगी और जब पता चलेगा कि बाकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है, फिर उसके बाद वो एक्यूज को बुलाना शुरू करते हैं, उसको अरेस्ट करना शुरू करते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अदरवाइज नैब देखें इस वक्त बहुत काम कर रहा है और अगर नैब को हर एक जिक्र कर रहा है, इसका मतलब कि नैब कोई काम कर रहा है अदारा, इसीलिए लोग उससे डर रहे हैं। वरना बाकी कभी किसी का क्यों नहीं नाम लेते? कभी एंटी करप्शन का, पुलिस का, ये इन लोगों का नाम वो कभी नहीं लेते हैं, बिकॉज नैब इज इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस और वो आई थिंक ओवरऑल कारकर्दगी उनकी बेहतर है। सिर्फ जान के उनको विक्टिमाइज करने के लिए उनका नाम उछाला जाए। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक और बात, एक अहम सवाल जो तमाम लोगों के ज़हनों में गर्दिश करता है कि जी नैब ने कई ऐसे केसेस साबित कर लिए जिसमें जो मुल्क से बैरून मुल्क दौलत मुंतकिल की गई है। अब सवाल जो सबके जहन में आता है वो ये आता है कि हुकूमत इसे वापस लाने में अब तक कामयाब हो क्यों ना सकी? मतलब मकसद तो ये दौलत को वापस लाया जाए। देखिए, नैब ने, जाहिर है कि आपके सामने केसेस हैं, इसहाक डार का है, नवाज शरीफ का है,
शहबाज, वो सलमान शहबाज का है और अली डार, सब के केसेस हैं। नैब अपना काम करता है। अब उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री और FIA, नाउ दे हैव टू टेक अप द केस रिस्पेक्टिव कंट्री के जी इनको ये इनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, ये इन्होंने करप्शन किया है और ये पैसा दिया जाए। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वहाँ दूसरे मुल्कों में उनके कानून इतने मुश्किल हैं, उन्होंने इतने स्ट्रिंजेंट कानून बनाए हुए जो उनको सूट करते हैं कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा देर लूटा हुआ जो अनअकाउंट फॉर होता है वो वर्जिन आइलैंड जैसी ऑफशोर कंपनी में चला जाता है और वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और फिर वहाँ पर उनके कानूनदान ऐसे हैं दूसरे मुल्कों के, वो उनको जितने भी एक्यूज उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि पैसा नहीं आ सकता। गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट, नैब हैज डन देयर जॉब, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल है कि मामलात को शफाफ रखने के लिए नैब तमाम जो केसेस हैं, इसका रिकॉर्ड और किस मुलजिम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का जो डाटा है वो अवाम के सामने क्यों नहीं रखता, ताकि अवाम के सामने सब कुछ खुलकर आ सके कि आखिर है क्या? देखें, इसमें 2-3 कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक तो नैब का अपना सिस्टम है, अदालत का अपना है। अदालत में भी ऐसे ही होता है, नैब इज़ वेरी डिस्क्रीट और किसी किरदार कशी भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी केसेस होते हैं उनका रिकॉर्ड नैब के पास होता है और उसके बाद रेफरेंस फाइल हो जाता है तो वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चला जाता है। इस लिहाज से इनका ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अब पब्लिक कभी भी नहीं किया जाता, ये केसेस को पब्लिक नहीं करते हैं। केस टू केस, नीड टू नीड बेसिस के ऊपर जितनी ज़रूरत होती है वो नैब अपना प्रेस रिलीज इशू करता है और उसमें उनको दे दिया जाता है। अदरवाइज लेट मी एश्योर यू कि ख़ास तौर पे आई विल से कि DG नैब जो पंजाब हैं, मेजर रिटायर्ड शहजाद, ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। उनके ऊपर देखिए कितना प्रेशर होगा, पॉलिटिकल, सोशल एंड देन ऑल्सो लीगल, कि वो केसेस को ना करे। बट स्टिल आई थिंक आई मस्ट गिव हिम ही इज टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर और किसी के प्रेस हुए बगैर, किसी के अंडर प्रेशर आए बगैर वो अपना काम कर रहे हैं। और आई थिंक उनको इस बात का बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, जो नैब की कारकर्दगी है वो आवाम के भी सामने है, ऑपोजिशन सियासी रुख देने की बाकायदा कोशिश करती है, लेकिन जो अहम सवाल है वो क्या है, वो ये है कि अगर किसी सियासतदान या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी बिजनेस टाइकून ने चोरी की है, अगर चोरी की है तो क्या उसका एहतसाब किया ही ना जाए, उससे पूछा ही ना जाए? और अहम बात क्या है, अहम बात यह कि कोई भी हो, अगर मुल्क की दौलत लूटी गई है और अमानत में ख़यानत की गई है, यानी अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर की जाए, इनको छोड़ा ना जाए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में बात करूंगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लगने वाले एक बड़े झटके, यानी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद अब नून लीग की पोजीशन क्या होगी और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए हुकूमत मजीद सख्त इक़दाम करने का क्या इरादा रखती है या नहीं। अपोजिशन ने अपनी तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा आखिर ऑप्शंस क्या हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं मजीद? देखिए, हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं और नवाज शरीफ साहब ने जो 20 सितंबर को तकरीर की है, जिस तरह से उन्होंने फ़ौज पर हमले किए हैं, जैसे उन्होंने लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाया है, जैसे उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत बेची है, जैसे उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की है, इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी पनाह का केस बहुत मजबूत कर लिया है। हुकूमत अपने तक कोशिश करेगी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कमेटी बनाई है, डॉक्टर बाबर रहमान हो, शहजाद अकबर साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, वो अपने तक कोशिश करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से वो वहाँ बैठकर और पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को तो बहुत आसानी से सियासी पनाह भी मिल जाती है, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। और इसके अलावा आज जिस तरह से अपोजिशन के ये जो PDM बनाई है, यहाँ से भी बातें आ रही हैं, और इससे पहले भी ये बात आई थी रिपोर्ट पाकिस्तान के इदारों के पास कि नवाज शरीफ की जो तकरीर थी 20 सितंबर को जो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ की थी, उसका स्क्रिप्ट जो था, वो जो लिखी हुई तकरीर थी उर्दू में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और जो ऐसे इदारे थे जो ह्यूमन राइट्स के इदारे
जो जिनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर किसी तरह से हो सकता है, या जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी रिपोर्ट देकर और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं, उन तमाम लोगों को भेजी गई ताकि नवाज शरीफ साहब का सियासी पनाह का केस जो है वो मजबूत हो। तो ये जो आपने अपने इंटरव्यू में बात की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी वाली, इसमें बहुत खुश हैं मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त मरीम साहिबा का कैंप है, वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ मफाहमत की सियासत करना चाहते थे। शहबाज शरीफ जो हैं वो उस तरह से फ़ौज पर हमले नहीं करते थे, वो ज़बान नहीं इस्तेमाल करते थे, वो इल्ज़ामात फ़ौज पर नहीं लगाते थे जो मरीम साहिबा चाहती थी, जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे। तो मरीम साहिबा बहुत खुश हैं क्योंकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरीम का किरदार बढ़ गया है और यही इम्कान है कि अब मरीम साहिबा ही गैर एलानिया तौर पर ही यहाँ पर पार्टी को लीड करेंगी और वही सारे मामला चलाएंगी। बाकी नवाज शरीफ साहब मुत्तहिदा कायद की तरह लंदन से बैठकर और वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक हुआ करेंगे, तकरीर किया करेंगे और आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जिस रास्ते पर चल निकले हैं, जिस तरह से वो फ़ौज के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल निकले हैं, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की अदालतों को ये फ़ैसला करना पड़ेगा, ये फ़ैसला देना पड़ेगा पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को कि ऐसे शख्स को पाकिस्तान में ना दिखाया जाए, उसकी तकरीर ना चलाई जाए। और आज देखें ना, कहा जा रहा था जी मीडिया पे बड़ी कदगन है, किस बात की कदगन है? नवाज शरीफ ने यानी सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, एक और शख्स है जिसका मेरे ख्याल से नाम लेने को भी दिल नहीं चाहता कि उसके नक्शे कदम पे ये नवाज शरीफ साहब चल निकले हैं, यानी जिस ये डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये उस शख्स के घर ही जाती है मंजिल इनकी, फिर शायद वही है या फिर इनके आइडियल हैं वो जिनको ये फॉलो कर रहे हैं, वो भी लंदन में मुकीम है। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब उसी रास्ते पर चल निकले हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए जो है वो अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। उन्हें पता है कि ये अजीम इनकलाबी, अजीम नजरियाती, लड़ जाने वाला, डट जाने वाला, जिसने मुज़ाहमत करनी थी, जिसने लड़ना था, जिसने लीड करना था आवाम को, अब वो यूट्यूब चैनल पर बैठकर और भाषण दिया करेंगे। उन्हें पता है कि उनकी आखिरी जो मंजिल है जहाँ जिस पे उन्होंने पहुंचना है वो यूट्यूब है। तो मियाँ साहब अजीम इनकलाबी रहनुमा से यूट्यूबर बनने तक का सफर जो है वो जल्द तय कर लेंगे। सदीक एक मिनट, सदीक मेरी बात सुने। कौमी खजाने को टीके लगा के अपने बच्चों के अकाउंट्स भर के इतने महल और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना लिया, इतनी जायदादें बना ली, पाकिस्तान से बाहर फ्लैट्स और न जाने क्या क्या बना लिया। इनको पता चला होगा कि यूट्यूब वाले भी पैसे देते हैं, बेसिकली पैसों के लिए बनाया होगा। ये बात तो ठीक है, मियाँ साहब पैसों वाला कोई भी मामला नहीं जाने देते, लेकिन मियाँ साहब को पता है कि उनकी आखिरी मंजिल जो है वो यूट्यूब है, तो इसलिए मियाँ साहब जाने देते हैं ना। लेकिन मैं और आज मैं सुन रहा था सलमान शहबाज साहब को जी। सलमान शहबाज साहब ने लंदन में खड़े होकर बयान दिया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो गीदड़ों की हुकूमत है। तो मुझे हैरत हो रही थी कि ये बात वो शख्स कर रहा है जो पाकिस्तान से एहतसाब के डर से फरार हो चुका है, भाग चुका है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, वो जो डर के यहाँ से खुद भाग गया है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में गीदड़ों की हुकूमत है। भाई आप तो शेर थे ना, आप शेर थे, आप गिरफ्तार हुए कल, हाँ तो आपके वालिद गिरफ्तार हो गए हैं, हाँ। आपकी वालदा के बरान गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, आपकी बहनों को तलब किया जा रहा है, तो आपके खानदान मुश्किल में, आप शेर बने, आप आए पाकिस्तान आके और आप जो है वो सामना करें। और फिर साथ ये भी कहते हैं हमें अल्लाह पे बड़ा यकीन है। तो मैंने तो वो ट्विटर पे भी उनको कहा कि जिनको अल्लाह पे यकीन होता है वो फिर भागते नहीं होते, वो फिर फेस करते हैं। और ये पहला अजीम इनकलाबी खानदान देखा है जो कभी अदालतों से जो है वो झूठ बोलकर भाग जाते हैं और बाहर छुप कर बैठ गए हैं और अब यूट्यूब चैनल के जरिए इनकलाबी तहरीक चलाएंगे। ये तारीख में पहला इनकलाबी लीडर देखा है। ठीक है जी। अच्छा, ओपोजिशन ने बाकायदा जो तहरीक का ऐलान किया है सदीक, इससे पहले हंगामी इजलास भी बुलाया गया था। मैं चाहती हूँ जरा अंदर की कहानी नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ये फैसला किया गया था कि तहरीक जो है इसका आगाज अब जल्द किया जाएगा? देखें, ये अब देखें ना, यही तो बात है, ये पाकिस्तानी कौम को देखना चाहिए कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं, हंगामी इजलास बुला लिया जाता है, फिर कहते हैं हम आवाम की खातिर जदोजहद कर रहे हैं। भाई आवाम की खातिर नहीं है, इनके अपने करप्शन केसेस हैं, इनके ज़ाती मामलात हैं। अगर आवाम के लिए करना था तो 3-4 दिन पहले खबर आई कि हुकूमत की कोई भी जस्टिफिकेशन हो लेकिन अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, आप फौरी तौर पर इजलास बुलाते PDM का कि हम इजलास बुला रहे हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया, 24 घंटे बाद हम धरना देंगे। आवाम कहती कि हाँ यार हमारे लिए कर रहे हैं, आटे की कीमत, चीनी की कीमत इतनी ना हुई, हम धरना दे देंगे। कोई अवामी मुतालबा नहीं है, कोई अवाम का दर्द नहीं है, दर्द है सिर्फ अपने केसेस का, अपनी करप्शन का, अपनी लूटमार का। आज यकीन करें, आज इनको बुला लिया जाए ना, जहां की ये पाबंदियां लगा रहे हैं कोई नहीं जाएगा, आज बुला लिया जाए, सर के बल चल के ही वहां पर जाएंगे। इनको कह दिया जाए कि आपको डील देने को तैयार हैं, डील देने को तैयार हैं। इनका टोटल जो इनकी सियासत है, इनकी जद्दोजहद है, वो अपने करप्शन केसेस हैं, कोई अवाम की बात नहीं है। वरना आज अवाम जिन चीज़ों का सामना कर रही है वो इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने मुआशरत को तबाह किया, इन्होंने मुल्क को लूटा, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने इदारों को कमज़ोर किया, इन्होंने रेगुलेटर्स को कमज़ोर किया, इन्होंने सिविल इदारों को तबाह किया। इनकी वजह से आज पाकिस्तान इस सूरत हाल का सामना कर रहा है। सही,
ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर की इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।